शिकस्त खुर्दगी की एक तारीख है वैसे कश्मीर के इशू के ऊपर, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हम पीछे हटें। इंडिया हमारे से बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी फौज हमसे ताकतवर है। हर आयरनी है, बेहिसी है, बेबसी है हमारी। नारे लगाते हैं टीपू सुल्तान के और बने हुए आप बहादुर शाह जफर हैं। हम भीख मांगते हैं बाहर से, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? फ्यूल हमारे पास होता नहीं है। या 10-12 हजार हमारे शहीद हो जाते, मैक्सिमम क्या होना था? इससे यकीन करें। और वो वैसे भी तो कोरोना से मार ही रहे हैं ना भट्टी साहब। और नमस्कार दोस्तों, अब कई सारे पाकिस्तानी कमेंटेटर ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इंडिया हमसे बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम डिवीज़न करें कि आर्मी के, अगर आप जो थल सेना है उसकी बात करो, अगर हम एयरफोर्स है उसकी बात करो, अगर नेवी है उसकी बात करो, एक्सपेंडिचर है जो हथियारों के पीछे अगर उसकी बात करो, अगर पूरे देश की पॉपुलेशन है उसकी बात करो, अगर विस्तार वाइज जो कंट्री उसकी बात करो, हर क्षेत्र में इंडिया बड़ा है। लेकिन पता नहीं ये जिहाद वाला ये जो क्राइटेरिया है ना, वो हमेशा चलता रहता है। हालांकि अगर आप पिछले कुछ सालों से अगर देखो तो पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मामले में स्टेप बाय स्टेप नीचे आता जा रहा है। और अब सिचुएशन पाकिस्तान की ऐसी है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई खुद की जो सिचुएशन है वहाँ पर सर्वाइव कर जाए तो ही ठीक है, कश्मीर का मामला फिर कभी हैंडल कर लेंगे। और इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि इंडिया यहाँ पर अटैक कर देता है ना, तो पाकिस्तान की जम के हो जाएगी। मतलब हमें ये काउंटर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान जहाँ जहाँ से न्यूक्लियर हमला कर सकता है वहाँ वहाँ हमें काउंटर करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर इंडिया ने हमला कर दिया ना, तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। शिकस्त खुर्दगी की एक तारीख है वैसे कश्मीर के इशू के ऊपर, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हम पीछे हटें। जी, कश्मीर का जो इशू है ये सन 47 से चला आ रहा है और इसमें कोई एक चीज़ नहीं, इसमें बेशुमार और चीज़ें भी इसके साथ शामिल हैं। इंडिया हमारे से बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी फ़ौज हमसे ताकतवर है, हर चीज़ है। लेकिन अब इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो में देखा जाए तो जो भारत की सिचुएशन है वो बड़ी इस वक्त ऐसी है कि हमें बुलंदो बाला दावे करने के बजाय हमें अपने आप को देखें। बड़ा आसान है हम फ़ौजें या सिविलियंस को कश्मीर में एंटर कर दे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? फुल फ्लेज वॉर होगी, इंटरनेशनल प्रेशर होगा। हमें अपने आप को पहले मजबूत करना है। हम आपस में तो एक दूसरे के साथ हम जो है वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, दूसरे हैं इकोनॉमिक, हम भीख मांगते हैं बाहर से, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? फ्यूल हमारे पास होता नहीं है, कार्टेल्स यहाँ पे हैं, माफियाज यहाँ पे हैं। पहले हम अपने आप से लड़ लें, उसके बाद फिर हम जो है अपने से कई गुना बड़े मुल्क के साथ लड़ेंगे। असलान भट्टी साहब, ये अब तो चीनियों ने वैसे इस अगर पूरी जंग में देखें तो उनका रुख हमारी तरफ नहीं है, वो चाइना के लिए दुआएं कर रहे हैं। भाई साहब, बिल्कुल जब बात यह है कि आप कितने नोहे कितने मरसिए मजीद पढ़ेंगे, उन्होंने तो देखें अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते ना कश्मीरियों की, तो उनका हम बैक बाइटिंग या उनकी पीठ में छुरा मत घोंपें, तो छोड़ दें। हम सिर्फ दावा ही कर रहे हैं आज तक। अब कश्मीर का मामला जो है वो इस हुकूमत पे अगर होता तो उन्होंने तो अपोजिशन पे डाल देना था कि ये भी उन्होंने किया हुआ है। इनकी सीरियसनेस का तो ये अंदाज़ा लगा लें कि इनके अपने बयान जो है वो नहीं मिलते हैं। अभी परसों की बात है कि वो जो हादसा हुआ है, जो बड़ा सान्या हुआ है हमारा, कि वो स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्द घुसे, उनको मारा गया, उसको आप देख लें कि कौमी असम्बली में बयान आया वज़ीर-ए-आज़म साहब का कुछ, और उसके बाद अगले दिन जो स्टेटमेंट आई वो कुछ और थी कि जी वो तो अफगानिस्तान से हुआ। वो कहते जी रॉ ने किया, वो कहते जी अफगानिस्तान ने किया। एक उन्हीं का वज़ीर साहब फरमा रहे हैं। तो जहाँ पे ये हालत हो रही साहब, देखें कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारा उनसे खून का रिश्ता भी है, हमारा उनसे दिल का रिश्ता भी है। इस सबसे ज़्यादा बेइज्जती और बेज़मीरी ये है कि आलमी मीडिया में कहीं भी ये बात नहीं आई, कुछ भी नहीं हो रहा। हम वैसे तो फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे यूं उड़ते हैं जहाज से इधर को जाते हैं और यूं उड़ते हैं दूसरे जहाज से इधर को जाते हैं। उनको पता नहीं क्यों खौफ है इतना कोरोना का। अगर जिसने मरना है रईस साहब, उसने मर जाना है, ठीक, उनको जाना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो 48 मुल्क हैं हमारे इस्लामी, उनको ही मोबिलाइज कर लें खुदारा, बाकी किसी को ना करें। बाकी तो सारे काफिर लोग हैं। चले मान लिया मैंने कि जी वो खाते हैं, वो गोश्त दूसरा खाते हैं, वो हमारी तरह नहीं है, तो 48 लोगों को तो कर लें, ठीक है। आपके साथ तो कोई मेरे ख्याल 7 ममालिक भी नहीं खड़े होंगे अगर आप ये बात आज कर लें। तो ये मसला ये है रईस साहब के हुकूमत जिस तरह हमारे मुल्क के मसाइल हल कर रही है ना, उसी तरह उन्होंने कश्मीर का भी मसला हल कर बिल्कुल ठीक है। हम उनके कितने बंदे आके असेंबलियों में बोलते हैं, सारा दिन हम इंडियन मीडिया चैनल्स देखते हैं, ये यूट्यूब पे भी आते हैं, सारे आते हैं, लाइव देख लें आप। हम बड़े बने हुए हैं पाकिस्तान के सगे। हमने वो पट्टा बिठाया है जिस दिन इन्होंने तकरीर की थी ना
मेरे उसी दिन ज़हन में था कि ये जनाब इनका ये उस दिन पट्टा बैठ हमने इस जाना। प्रोग्राम में कहा था कि जी ये बिल्कुल बेड़ा गर्क होगा इसका। बेड़ा गर्क होगा। अब बड़े कल रात हमने देगें खोल दी, बिरयानियों की देगें, कि जी हमें 3 दिन की मोहलत मिल गई है। और अब FATF की तरह वो पूरी लिस्ट देंगे कि इस पे अमल करें तो फिर पाबंदी भाई आपकी साहब उठेगी। इसका बिल्कुल ऐसे ही है। इसका हुकूमत का ये है, माशाल्लाह इतनी अच्छी हुकूमत है। भट्टी साहब से मैं इस बात पे कम से कम एग्री जरूर करता हूँ। ठीक है। वैसे तो भट्टी साहब से मैं एग्री नहीं करता बहुत सारी बातों में, लेकिन इस बात पे करता हूँ कि जब से ये हुकूमत नेक नाम हुकूमत आई है, जिस चीज को इन्होंने हाथ लगाया या जिस चीज का नाम लिया नहीं, नहीं, जिसका नोटिस लिया, वही जिसका इन्होंने नोटिस ले लिया, नोटिस पता नहीं क्या लेते हैं ये, जिसका नोटिस लिया उस चीज का पट्टा बैठ गया, डालें शुरू कर लें। पेट्रोल, गंदम, आटा, पंजाब में आटा जो है आज 3 रुपए किलो महंगा हो गया। जी बिल्कुल ठीक है। वो लड़ाई हुई ना जी 2 ग्रुपों के अंदर, तो एक जो ग्रुप का बंदा जो था वो उसके माथे के अंदर वो गोली लगी और वो फौत हो गया। तो उसके साथियों ने शुक्र किया कि अल्लाह का शुक्र है कि आंख तो बच गई है। कमेंट ही ऐड करना चाहूँगा कि ये आयरनी है, बेहिसी है, बेबसी है हमारी। 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, वो स्टैंड जो है वो कम्प्लीटली एक शिकस्त खुर्दा कौम का था। हमने उसको फ्रंट फुट पे आके इस मसले को ओन नहीं किया। हमने सिर्फ जुबानी कलामी और हफ्ते में एक दफ़ा खड़े होकर आधा घंटा ये करेंगे वो करेंगे। बिलीव यू बी के कौमों की ज़िंदगी में वो जो डिफाइनिंग मोमेंट होते हैं, उस कश्मीर कॉज के जिसको हम अपनी पाकिस्तान की शहरा की कॉज आज तक कहते आए हैं, हमने अमलन साबित किया है कि जब मतलब वक्त क़याम आया उस वक्त हम सजदे में गिर गए। बिल्कुल ठीक है। और अगर मुमताज भट्टी साहब खड़े होते तो उसे ये जरूरत ना होती। मुमताज भट्टी साहब, फॉरेन ऑफिस की तरफ से या किसी और तरफ से हमारे वजीर खारजा बड़ी थूके फेंकते हैं मुंह से जब खिताब करते हैं, किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया जी, दफ्तर खारजा की तरफ से भी नहीं आया। नहीं, दफ्तर खारजा की तर्जमान ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है रिजवान रईस साहब, लेकिन मामला अब स्टेटमेंट से आगे का है। देखें कितनी बड़ी एक तजाद है, और आप कह लें कि कहने में और करने में। मिसालें आप देते हैं टीपू सुल्तान की और तगरल की, जी नारे लगाते हैं टीपू सुल्तान के, और बने हुए आप बहादुर शाह जफर हैं। ठीक है, मतलब देखें रिजवान रईस साहब, ये जो कि ये है तुम्हारा जो है वो असल चेहरा, जिस तरीके से ये कर रहा है। और हमारे लोगों के लिए तो ये एक तमांचा है कि यहाँ पे हम जुमे को एहतियाज करेंगे, ये करें, और जो करना है वो क्यों नहीं करते। किस बात का डर है और किस बात का खौफ है, और बढ़के क्यों मारते हैं। अगर नहीं कुछ कर सकते तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें, लेकिन शर्म नहीं आती है। और ये बहादुर शाह जफर जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको देखें, मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं हमने डिप्लोमेटिकली ये किया, हमने ट्रंप को जाके ये कह दिया। ट्रंप इंतजामिया और अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो सारी स्टेटमेंट्स उनकी देख लें और उनकी सारी एक्टिविटी देख लें, वो तो इंडिया के हैंड इन हैंड खड़े हैं। तो आप उनकी खिदमत किस चक्कर में कर रहे हैं। वो शायद आज भी एक उनका ज़ल्मे खलीलजाद इधर कहीं फिर रहा होगा, मेरा ख्याल आया या आने वाला होगा। तो देखिए, आपको डिसाइड करना है, ये डिफाइनिंग मोमेंट आपके लिए है कि आप किसके खिदमतगार हैं, किसकी आप खिदमत कर रहे हैं, वो आपके साथ क्या कर रहा है। और फिर ये जो देखें, मैं तो आज भी कहता हूं कि इमरान खान आज डिसाइड कर ले जी ठीक कि ये जो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, इनकी मदद के लिए इन्होंने तो कश्मीरियों को नहीं जाने दिया, उनको ही जाने देते। 1.5-2 लाख बंदा वहां घुसना चाहता था, जाने देते। कितने मर यार, 10-12 हजार हमारे शहीद हो जाते, मैक्सिमम क्या होना था। इससे यकीन करें, और वैसे भी तो कोरोना से मार ही रहे हैं ना भट्टी साहब, और इसका कफारा इस गुनाह का हमें देना होगा। और ये किस कदर हम देंगे ये ठीक हो गया, वक्त बताएगा। और ये शायद फिर यहाँ पे नहीं होंगे जो इस वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब से वो खातून, वो कौन सी थी, वो बड़ी मशहूर हुई थी जो इनके कहने के ऊपर दफ्तर खारजा का जो पांव से दरवाजा खोलती, संदल खटक और हरीम शाह को रिक्वेस्ट की जाए कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब की जाके उन्हें होश में लाएं और उनकी तवज्जो दिलाएं इस इशू को। कि इंडिया जो है वो एडवांटेज में है। इसकी वजह ये है कि ऐसा करने से अगर पाकिस्तान, जाहिर है कि अमेरिका पाकिस्तान की जो है वो रिलेशन इस तरीके से कायम हो जाते हैं और उसका टिल्ट इस तरफ दोबारा भी होता है, और फिर उसका इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात। तो एक तो ये कि चाइना को भारत जो है वो समझिए कि फिर थोड़ा सा पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। और जाहिर है कि चाइना के अगर हालात पाकिस्तान से खराब होते हैं अल्टीमेटली, फर्ज कीजिए आगे जाके, तो ये भी भारत के फायदे। तो इसका मतलब है कि काफी एडवांटेज जो है इस वक्त भारत को होगा इस तमाम सिनेरियो में। देखें उस नुक्ता नजर से आप देखें ना, तो वो जो कहते हैं ना कि एक उभरता हुआ सूरज है और दूसरा डूबता हुआ सूरज है,
चीन जो है ना वो अपनी एक तरीके से उम्र पूरी कर चुका है। चीन ने ये जितनी बड़ी तरक्की की, जो सब कुछ किया, अब उसकी पॉपुलेशन जो है ना वो बुढ़ापे और फटीग का शिकार होती जा रही है। उसको पॉपुलेशन वाइज अब इंडिया रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट एक डेकेड में इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो बन के उभर जाएगा उसके मुकाबले में। और उस हवाले से यही चीजें कंसीडर एक्चुअली होती हैं, क्योंकि उसमें आपकी लेबर फोर्स क्या है, उसमें आपकी जो है वो स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड। तो उस हवाले से आप चीन को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। चीन के बहुत ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम है, उनके जो एथनिक इश्यूज चल रहे हैं, उनके रेशल इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी जो ट्राइबल बुनियादों पे कि ये हैन हैं और ये फलां हैं और ये इस इलाके के हैं और वो उस इलाके के हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो जेंडर के हवाले से डिस्क्रिमिनेशन के मसाइल अभी तक डिस्कस ही होना शुरू नहीं हुए। पूरा पोलिट ब्यूरो जो है उसमें सिर्फ एक औरत है जिसकी रिप्रेजेंटेशन है। उनकी जो सेंट्रल कमेटी है उसमें भी 3-4% से ज्यादा ख्वातीन नहीं है पूरे मुल्क की उसमें। ये चीजें भी आप देखें। अब ये जो दुनिया को लीड करने के लिए सिर्फ हथियार या इकोनॉमी नहीं होती है, उसके लिए आपने देखना होता है कि आपके मुल्क के अंदर कल्चर क्या है, एजुकेशन क्या है, इक्वालिटी का क्या इश्यू है, वहां पे आपका जो अपॉर्चुनिटीज इक्वली। अभी तक भी वहां पे खुद वो तस्लीम करते हैं कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे रह रहे हैं। कोई $28 इनकम जो है उस पे लोग जो है गुजारा करने वाले लोगों की तादाद लाखों में है। तो इस हवाले से जो चीन का अपना वो एक साइकिल था वो कंप्लीट हो गया। अब उसको इससे आगे जाने के लिए एक सिस्टम में एक नई तब्दीली लानी पड़ेगी जिसमें फ्रीडम, डेमोक्रेसी और आवाम के जो राइट्स हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा। अब इस तरह के माहौल में मजीद आगे जाने के लिए उनके पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस तरह का सिस्टम लेके तो आप बाकी दुनिया को उस तरीके से एंगेज नहीं कर सकते जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करता है। उसको वेरी वेल सेड सर। अब इंडिया का ये है कि इंडिया को कम से कम ये फायदा है कि एक वेल रिकॉग्नाइज्ड एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन ये जो आपने सिनेरियो बयान किया इसमें तो आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो चाइना को बीट कर सकता है और वो सुपर पावर के उस पे जो है वो उसमें आ सकता है उस टक्कर पे। ये एक बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हर कोई सिर्फ, लेकिन जो आपने चाइना की अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस की, तो उस हवाले से आप यही सिनेरियो देख रहे हैं कि इंडिया का ज्यादा चांस है इसकी निस्बत। देखें, मैंने कहा ना कि चीन के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं जिनको आर्टिफिशियली जो है वो डिसमिस किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये वीगर का मसला जो है, वीगर कम्युनिटी जो है, वीगर जो मुसलमान हैं, जी 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 बिल्कुल। अब ये तो इस पे दुनिया मुतफिक है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके या मुख्तलिफ तरीकों से पाबंद सलासल ही समझ लें किया हुआ है और उनके हुकूक हैं। अब इस पे पाकिस्तान डबल स्पीक करता है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया के सामने ये कहने की जरूरत की कि मुझे पता ही नहीं कि वीगर्स का भी कोई मसला है, मैंने कभी पढ़ा नहीं। अब ये एक इतनी बड़ी जोक है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पॉलिटिक्स में कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो नेक्स्ट डोर नेबर है और इतने करीब ताल्लुक रखता है चाइना के साथ, उसको ये ना पता हो कि वीगर्स का क्या मसला है और उस पे हमारी क्या। और उसकी वजह यह है कि वो ये कहना नहीं चाहते कि अगर उनके साथ कोई इस तरह का सलूक हो रहा है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी है, या डेमोक्रेसी तो चीन में हमें पता है नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ह्यूमन राइट्स और बेसिक राइट्स हैं लोगों के, या रिलीजियस राइट्स हैं, तो उनकी वायलेशन हो रही है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये लफ्ज भी जब आप नहीं कह सकते तो आप मुझे बताएं कि आप कितने अरसे तक ये ताल्लुकात इस तरह के जो है वो सस्टेन कर सकते हैं अनकंडीशनली। आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तो एकदम रेशियल डिवीजन जो है वो नजर आ जाएगी कि जी यहाँ काला डिस्क्रिमिनेट हो रहा है और उसके खिलाफ आप फौरन बयान देंगे। मुसलमान का लफ्ज जहाँ पे आता है, आप फलस्तीन पे जो है वो उठ के भागना शुरू हो गए, तकरीरें लिखी हुई लेके कि हम जो है वो इस पूरी मूव को जो डील करेंगे। बर्मा में एक मुसलमान मारा गया तो आप बयान देने पे उतर आते हैं। खुद हिंदुस्तान के अंदर और स्पेशली कश्मीर के नाम पे जो है वो छोटे से छोटा मसला खड़ा हो तो आपको आग लग जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि 1 मिलियन
वीगर जो हैं, अगर उनके साथ ये हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तो आप ये मुतालबा तो करें कि इसकी इंटरनेशनली कोई इम्पार्शियल किस्म की इन्वेस्टिगेशन तो हो। ये 10 साल से ये बात डिस्कस हो रही है और आपको पूरी दुनिया का दर्द जो है वो खाया जा रहा है। ये है मुनाफिकाना कंप्रोमाइज। इस मुनाफिकाना कंप्रोमाइज को लेके अब बहुत अरसे तक जो है वो चीन का साथ नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में जो नए प्रॉब्लम्स अब आर्टिफिशियली खड़े हो रहे हैं, उसमें एक ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है जो कि आर्टिफिशियली है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और जो वहाँ के हिंदू हैं या दीगर मज़ाहिब हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, वो सदियों से रह रहे हैं। ये एक दफा 1947 में इसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया था, चूंकि उसके पीछे मफादात थे, एक नेशनलिस्ट मुस्लिम नेशनलिस्ट तहरीक थी। और अब दूसरी बार जो है उसको इंटरनेशनल इसको आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जा रहा है, चूंकि एक हिंदू नेशनलिस्ट तहरीक उभर रही है और उसमें कुछ लोगों को वोट का फायदा, पॉपुलैरिटी का फायदा, या जो पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं वो उनको नजर आ रहा है। लेकिन ये आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा देर नहीं चलती हैं। ये मैं आपको बता दूं, चूंकि आप देखें अभी कोरोना आया तो वो जो हाइट ऑफ हेटेड थी दोनों कम्युनिटीज के दरमियान, उसमें बहुत हद तक आपको कमी नजर आती आई, चूंकि आर्टिफिशियल चीजें एक वक्त तक चलती हैं, पॉलिटिक्स के साथ मुंसलिक होती हैं। तो इसलिए ये चीजें जो हैं ये इंडिया के कोई रियल प्रॉब्लम्स नहीं है। चूंकि सबसे बड़ा जो बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस में चलती आई है और उनको एक तजर्बा हो चुका है डेमोक्रेसी का। तो उनको चीन की निस्बत ये बहुत बड़ा फायदा है। चीन जब उनके अपने आप को मैच करेगा, आप क्या ये समझते हैं दुनिया में कोई सैन माइंड ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि चीन जो है वो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किए बगैर दुनिया में सुपर पावर का रोल प्ले करेगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए उनको एक बंच ऑफ डिक्टेटर्स की जरूरत होगी दुनिया में, जिनको साथ लेके तो वो कोई इस तरह का माहौल क्रिएट करें, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि डेमोक्रेसी अब एक ऐसा जो है वो चीज बन गई है कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जो है गवर्नेंस का एक तरीका है। आप अगर उस पर नहीं चल रहे तो जाहिर है फिर आप ये काम नहीं कर सकते। ये फायदा जो है वो डेफिनेटली इंडिया को है, अगर वो स्मार्टली इसको रियलाइज करते हैं और स्मार्टली इसको यूटिलाइज करते हैं अपने हक में। वरना जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो हर सोसाइटी के अंदर हैं। जाहिर है कि चीन के पांव में कोई किसी ने बेड़ी डाली हुई है, ये जो एंटी डेमोक्रेटिक बेड़ी है, तो वो भी वहां के अपने लोग हैं ना, वो उनको रियलाइज करने की जरूरत है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। तो इसलिए डेफिनेटली कोई चीज ऐसी अगर इंडिया में नहीं आती तो उसमें पॉपुलेशन वाइज भी वो चीन को क्रॉस कर रहे हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी दे आर डूइंग गुड। तो इन डेमोक्रेसी काबू पा लेते हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को, या ये जो डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का अगर कोई अमल होता है तो उसको काबू कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके चांसेस ज्यादा हैं, चूंकि उनको दुनिया से तावन ज्यादा मिलेगा चीन की निस्बत। कि इंडिया ने जो है इतना स्मार्टली प्ले किया कोल्ड वार के दौरान के उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को भी ऐड किया और अपनी एक बाकायदा स्पेस क्रिएट की इंटरनेशनल एरिना में एज ए नॉन अलाइन कंट्री। भारत जो है वो यूरोपीय और अमेरिकी इमदाद पे नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी पुतिन के पास गया था जबकि जंग हो रही थी और उसके साथ खड़ा होकर हाथ मिलाया था? क्या हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी ने ये कोई बयान दिया है कि हमें अमेरिका से ये कि हमें रूस से ये मिलेगा, हमें रूस से ये मिलेगा? तो ये बात ये है कि ये खुद करते हैं, उसके बाद इस किस्म के सवाल के जवाब देते हैं। चूंकि गैर जनबदार आप किस बुनियाद पे होना चाहते हैं भाई? आपको हर 2 महीने बाद जो है वो कर्जा चाहिए, आपको हर महीने बाद जो IMF की जो है वो मदद चाहिए, आपको जनाब हर फोरम पे किसी न किसी तरीके से आपकी डिपेंडेंसी है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो बैरिस्टर हामिद बसानी साहब है ना, बिल्कुल सटीक एक लाइन उन्होंने कही है कि पहले तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हर महीने 2 महीने में इंडिया किसी और कंट्री से भीख मांगने नहीं जाता। हर महीने 2 महीने IMF के पास 1 बिलियन 2 बिलियन के लिए नहीं जाता। इंडिया मदद करता है। इंडिया किसी भी कंट्री की मदद करता है वो बिलियंस में होती है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो। और
जितना उसका ट्रेड है, जितना उसका एक्सपोर्ट है, उससे उसका पता चलता है कि इंडिया ने ये सब कुछ खुद अर्न किया है किसी की मेहरबानी से। जैसे पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर मिले ना, वैसा इंडिया को नहीं मिला है कुछ भी। इंडिया जो भी है, और इसीलिए इंडिया ना ही रशिया की सुनता है ना ही अमेरिका की सुनता है, करता खुद की है। जो इंडिया के भरोसे, इंडिया के लोगों के लिए अच्छा है ना, वही होगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई एक तरफ आप हो जो हर 2 महीने में भीख मांगने के लिए निकल पड़ते हो, और एक तरफ इंडिया है जो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है इंडिया में। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हम तो नहीं इस तरह के किसी फोरम का आइंदा 21st सेंचुरी में हिस्सा, तो हम आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर ग्लोबली हम मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा नहीं बनते, ऊपर से हम मगरब को, अमेरिका को, यूरोप को तड़ियां भी लगाते हैं और कहते हैं जनाब, और अपने अंडे एक ऐसी टोकरी में डाल रहे हैं जो ऑलरेडी डगमगा रही है। अब ये क्या कर रहे हैं कि वहां से निकल के चीन की गोद में बैठना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अनकंडीशनली अमेरिका की गोद में बैठ गए थे। लेकिन चीन का जो सिस्टम है वो इस चीज को सस्टेन नहीं कर सकता। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो अपनी फॉरेन उस पर लगाता था, वो मिलिट्री एड हो या एग्रीकल्चर हो या जो भी उनका था, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर वो देते थे। पाकिस्तान की टोटल अमाउंट आप गिन के देख लें जो 30-40 सालों में इन्होंने अमेरिका से ली है। जाहिर है चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है और वो अवाम के पैसे इस तरह दुनिया में तकसीम करने का कोई मूड नहीं रखते। कि इंडिया ने जो है इतना स्मार्टली प्ले किया कोल्ड वार के दौरान के उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को भी ऐड किया और अपनी एक बाकायदा स्पेस क्रिएट की इंटरनेशनल एरिना में एज ए नॉन अलाइन कंट्री। सोवियत यूनियन के साथ सबसे करीब तरीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाए, उनसे असला लिया, उनसे टेक्नोलॉजी ली, उनसे जो है वो मिलिट्री नो हो और इस तरह के सारे जो चीज़ें करके अपने पाँव पे खड़े हुए अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया। और उसी तरह पाकिस्तान की तरह अमेरिका से मिलिट्री इमदाद भी ली और पैसे भी लिए कि मुमालिक जो है वो अपने जो मफादात हैं उनको खतरे में नहीं, उनको खतरे में नहीं डालते। भारत यूरोप और अमेरिका के लिए अहम है। भारत जो है वो यूरोपीय और अमेरिकी इमदाद पे नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं इमदाद पे भी। तिजारत जो थोड़ी बहुत है हमारी, आधी से ज्यादा वो यूरोप और अमेरिका के साथ है, रूस के साथ तो वो है नहीं। तो आप अपने मफादात को देखें। अब ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान को यूरोपियन यूनियन ने क्यों नहीं कुछ कहा, तो इनसे ही कोई पूछे क्या हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी पुतिन के पास गया था जबकि जंग हो रही थी और उसके साथ खड़ा होकर हाथ मिलाया था? क्या हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी ने ये कोई बयान दिया है कि हमें अमेरिका से ये कि हमें रूस से ये मिलेगा, हमें रूस से ये मिलेगा? तो ये बात ये है कि ये खुद करते हैं, उसके बाद इस किस्म के सवाल के जवाब देते हैं। जबकि पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिकली उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह पे जो है वो नॉर्थ में जो इम्पोर्टेंट नुकता है उस पे था, लेकिन इन्होंने जो है अपनी सारे बंदूकें जो है वो अमेरिका के कदमों में फेंक दी कि नहीं जी हम आपके साथ हैं। कौन सा चूंकि गैर जनबदार आप किस बुनियाद पे होना चाहते हैं भाई? आपको हर 2 महीने बाद जो है वो कर्जा चाहिए, आपको हर महीने बाद जो IMF की जो है वो मदद चाहिए, आपको जनाब हर फोरम पे किसी न किसी तरीके से आपकी डिपेंडेंसी है। जब तक आप फाइनेंशियली इकोनॉमी के हवाले से इंडिपेंडेंट नहीं होते, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो अपने डेवलप नहीं होते। आप किस तरीके से जो है वो कौन से मुमालिक किस पर किस वक्त दबाव डालते हैं, किस वक्त खामोशी अख्तियार करते हैं, उसकी जो वजूहात हैं वो भी उनको मालूम होंगी। ये जो यूरोप से और अमेरिका से मुतालबा कर रहे हैं कि जी आपने इंडिया को खत क्यों नहीं लिखा, तो और कश्मीर का भी जिक्र किया, तो ये जरा अपने जो मुसलमान भाई मुमालिक है ना, सऊदी अरब है, UAE है, इनसे जरा पूछें कि उन्होंने कितने खत लिखे हैं मोदी को कि कश्मीर में आप जो है वो जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है। जब 5 अगस्त 2019 को जब उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A खत्म किया था, तो कितने मुसलमान और अरब ममालिक ने मजम्मत की थी भारत की, तो वो नहीं करते। ये ऐसा ही होता है। इस तरह की पॉलिसी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? आज तक 10 मुल्कों के आपने दौरे नहीं किए, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप शरीक नहीं हुए, इवन दो कि ये जो कोल्ड शोल्डर किस्म का ये जो सिलसिला आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ है उसको नहीं तोड़ सके।
आपको कोई खत लिखता है तो उसका जवाब देने के बजाय आप उसको गालियां देते हैं और आप कहते हैं आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो करके। तो मैं ये समझता हूँ ये कंस्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं और ये वही है, और वो यही समझते हैं कि अमेरिका एक साम्राज्य है और अमेरिका बड़ा ये है और अमेरिका बड़ा वो है, और हर बात जो है वो पत्ता नहीं हिलता पाकिस्तान में अमेरिका के बगैर, और अमेरिका साजिश कर रहा है, पहले भी की थी अब फिर साजिश कर रहा है। दरअसल हकीकत ऐसे नहीं होती। ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये उस वक्त इस किस्म की बातें करते हैं जब उनका वक्त आ जाता है जाने। हमला हुआ है एक इमारत पर जिसमें अल जजीरा का दफ्तर भी था, एसोसिएटेड प्रेस का दफ्तर भी था, और बैनुल अक़वामी इदारों के काउंटडाउन दिया गया कि आप फटाफट यहाँ से निकल जाएं, और फिर उस इमारत को तबाह कर दिया गया। अल जजीरा प्रोपेगेंडा करता है। अल जजीरा ने कश्मीर में लगभग ये बता दिया कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फ्रीडम फाइट है, एक किस्म की आजादी की जंग है, और इस तरीके का किरदार अल जजीरा निभाता आया है। इजराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है। उनके पास जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला पूरे मिडिल ईस्ट में किसी का नहीं है। किसी मुल्क ने, किसी इस्लामी मुल्क में जाके, वैसे लफ्जी जहां तक बात आती है वो तो पूरी तरह सपोर्ट मिलती है, लेकिन जहां प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके खड़े होने की बारी आती है वहां पे हम नजरें चुरा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगेन यहाँ पर फिर से वही इजराइल और इंडिया वाली सिचुएशन शुरू हो गई कि भाई जब इजराइल को कमज़ोर हमने समझा था, लेकिन 6 कंट्रीज़ ने यहाँ पर अटैक कर दिया और 6 सारे के सारे कंट्रीज़ यहाँ पर कुछ न कुछ अपनी लैंड खो चुके हैं और इजराइल ने उस पर कब्ज़ा कर रखा है। ऊपर से अगर आप आज की सिचुएशन देखो ना, तो जो अरब कंट्रीज़ है ना उसके आसपास जो भी सिचुएशन है उसमें पूरा का पूरा जो दबदबा है ना वो इजराइल का बना हुआ है। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो इंडिया की बात भी इसी टाइप की होती रहती है कि भाई इंडिया कश्मीर इंडिया। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अल जजीरा की बात हो रही है। अल जजीरा आप सबको पता होगा कि भाई कतर का स्टेट अफिलिएटेड न्यूज़ मीडिया पोर्टल है, और वो उसी टाइप की न्यूज़ चलाता है जो उसको सही लगती मतलब उसके प्रोपेगेंडा को सेट होती है। हमेशा वो इंडिया के खिलाफ बोलता है, मतलब पॉइंट जो भी हो, एंगल एक ही एंगल से देखा जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हमला हुआ है एक इमारत पर जिसमें अल जजीरा का दफ्तर भी था, एसोसिएटेड प्रेस का दफ्तर भी था, और बैनुल अक़वामी इदारों के काउंटडाउन दिया गया कि आप फटाफट यहाँ से निकल जाएं, और फिर उस इमारत को तबाह कर दिया गया। ये क्या डराने की कोशिश है, मजीद पैगाम देने की कोशिश है कि हमारे खिलाफ अगर आप जाएंगे तो फिर ये होगा? यहाँ पर बैठकर आप सहाफत नहीं कर सकते। IW अल जजीरा करता है, मुझे नहीं लगता कोई और ऑर्गेनाइजेशन, अगर BBC करती होगी तो करती होगी, लेकिन अल जजीरा जितने फिनेस के साथ करता है वो मुझे नहीं लगता और कोई करता है। कतर का टोटली फंडेड है, कंट्रोल्ड बाय द रॉयल फैमिली ऑफ कतर, और कतर के ऊपर टेररिज्म के इल्जाम लगे हैं। सऊदी अरेबिया ने और कतर के तो रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए थे, बीच में आपस में ट्रेड वगैरह सब कुछ रुक गया था। अभी भी बहुत उनके बीच में तनातनी चलती है। और अल जजीरा का एक खास किरदार ऐसा रहा अल जजीरा का कि कोई भी चीज जो गलत होती है उसको किस तरीके से मोल्ड करना है, कैसे मोल्ड करना है, ये जबरदस्ती वाला काम नहीं करते। आप इनका देखें कि प्रोडक्शन वैल्यूज बड़ी सोफिस्टिकेटेड है। दुनिया भर का अल जजीरा में पैसा लगा रखा है, फॉरेनर इनके एंकर्स हैं, व्हाइट फेसेस हैं, सो टू से, अगर मैं ब्लंटली बोलूं तो। और पूरा एक तरीके से एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का एक प्रोपेगेंडा अल जजीरा करता है। तो ये अल जजीरा का किरदार है लगातार। अब कश्मीर में भी मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से अल जजीरा प्रोपेगेंडा करता है। अल जजीरा ने कश्मीर में लगभग ये बता दिया कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फ्रीडम फाइट है, एक किस्म की आजादी की जंग है, और इस तरीके का किरदार अल जजीरा निभाता आया है। और ठीक है, इंडिया में है अल जजीरा क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी अलाउ करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल जजीरा कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विंग है स्टेट ऑफ कतर का। इजराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है। उनके पास जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला पूरे मिडिल ईस्ट में किसी का नहीं है। तो मिलिट्री, और फिर उसको जो मुआशी और पॉलिटिकल बैकिंग है वो उसका भी अगेन कोई मुकाबला नहीं है। तो है ये यकतरफा यूज ऑफ पावर है और इसका मुकाबला नहीं। का इस्तेमाल ही असल चीज़ है, असल हकीकत है, और उसके लिए ना हमें मीडिया रोक सकता है, ना ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन रोक सकती हैं, ना UN रोक सकता है। वहां पर इस बिल्डिंग को जब निशाना बनाया गया तो उसके अंदर
1 घंटा पहले वहाँ के लोगों को, उन बिल्डिंग के अंदर रहने वाले मुकीम लोगों को ये कह दिया गया, वहाँ पे मुख्तलिफ दफातर भी थे, अल जज़ीरा का दफ्तर भी था और भी लोगों के दफ्तर थे, 1 घंटा पहले उनको वार्निंग दी गई कि जी 1 घंटे के बाद ये बिल्डिंग जो है वो तबाह कर दी जाएगी, आप इसको जल्द अज जल्द खाली कर लें। और वहाँ पे वो लोग जो हैं वो 10-10 साल से 11-11 साल से इसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर उनके हाथ में जो कुछ आया उन्होंने वो पकड़कर उस बिल्डिंग को खाली कर लिया। लेकिन अपनी फिर आंखों के सामने अपने उस जगह को जहाँ पे वो पिछले 10-11 साल से काम कर रहे थे, वो सहाफ़ी जिनका काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने उस दफ्तर को तबाह होते देखा। अच्छा, एक और बड़ी ख़ास बात यह है कि इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल का अमला मौजूद नहीं था, बस सिर्फ उनका दफ्तर नहीं था, बल्कि एसोसिएटेड प्रेस जो एक न्यूज़ एजेंसी है उसका दफ्तर भी इसके अंदर मौजूद था। अब एसोसिएटेड प्रेस जो है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक मामले पे रिपोर्ट नहीं करती, वो पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़ एजेंसीज जो हैं उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और उन्हीं के ज़रिए जो है ये सारी ख़बरें मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाती हैं। तो उसका जो दफ्तर था वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद था और उसे भी निशाना बनाया गया और पूरी बिल्डिंग जो है वो मुनद्दम हो गई। उस बिल्डिंग को 3 मिसाइल मारे गए और पूरी दुनिया के सामने वो मनाजिर जो है वो नजर आए हैं। अमेरिका की जानिब से जो है वो हर मुमकिन कोशिश की गई है, चाहे वो माली तरीके से हो या वो अपने बयानात के ज़रिए हो, उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो इजराइल का साथ ही दे और अब भी इसी तरह ही हो रहा है। यहाँ तक कि वाइट हाउस की ब्रीफिंग के अंदर भी जो है वो बार बार सहाफ़ियों की जानिब से सवालात किए गए और उनके जो स्पोक्स पर्सन थे उनसे भी पूछा गया कि जी आप इसकी कंडेमनेशन तो करें, इसकी ये जो कुछ भी हुआ है इसकी मजम्मत तो करें, कम से कम इजराइल के बारे में बोलें तो सही। लेकिन उन्होंने भी जो है एक दफ़ा भी अपनी ज़बान नहीं खोली। अब इस सिलसिले को, इस जो कशीदगी जारी है इसको रोकने के लिए इस वक्त अमरीकी वफ़द जो है वो भी इजराइल में लैंड कर चुका है और उनकी जानिब से एक कोशिश है कि किसी तरह मामला जो है वो ठंडे हो जाएं। इस सारे मामले में मिस्र भी जो है सुनने में आया है कि वो अपना किरदार अदा कर रहा है और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि फ़लस्तीनियों और इजराइल फोर्सेस के दरमियान ये जो कशीदगी चल रही है उसको किसी तरह कम किया जाए। इस वक्त इजराइल की जानिब से जो डिफेंस सिस्टम एक तैनात किया गया है उसका नाम है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। अमेरिका इससे पहले ही, इस इन झड़पों के शुरू होने से बहुत पहले ही वो इजराइल के साथ पार्टनरशिप के अंदर, और हम जानते हैं कि इजराइल को वो किस तरह सपोर्ट करता है, उनके पार्टनरशिप के अंदर पहले ही अपने शहरों के लिए इस किस्म का सिस्टम बना चुका है और सुनने में आया है कि उसे वो इंस्टॉल भी कर चुका है। और ये कहा जाता है कि अमेरिका की जानिब से जुलाई 2010 में ही $205 मिलियन का एक मुआहदा जो है वो इस कंपनी के साथ हो गया था और वो भी उनको ये सिस्टम बना के दे रही हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत के हवाले से भी ये खबर सामने आई है कि S-400 एक मिसाइल सिस्टम है जो रशिया के साथ मिल के वो ख़रीद रहे हैं, बल्कि कुछ का कहना है कि ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं, ताकि भारत के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनके ऊपर भी ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। इजराइल जो है वो इतने एडवांस सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहा है कि अपने लोगों को बचाया जा सके और उनको कम से कम जानी नुकसान हो। लेकिन जहाँ पे मुसलमानों की बात आती है, हम तादाद में ज़्यादा हैं, हमारे ममालिक ज़्यादा हैं, हम एक ज़्यादा बड़ी ताकत हैं, अगर, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अगर हम मिलें तो हमारे यहाँ पे आपस में इतनी तफरीक है, इतने आपस में इख्तलाफात हैं कि हम मिल के एक इतने से दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाते। कितना ही अच्छा होता कि ये तमाम मुस्लिम ममालिक जो मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे दौलत की रेल पेल है, जहाँ पे अल्लाह ताला की जानिब से जो है वो तेल की इतनी बड़ी एक रिसोर्स आपको दिया गया है जिसके ज़रिए कितना पैसा कमाया गया है मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानिब से, अगर ये मिल के सिर्फ एक सिस्टम वो फ़लस्तीनी भाइयों के लिए बना देते तो वहाँ पे भी उनकी आबादियों के ऊपर भी इस किस्म के हमले ना होते। लेकिन हो क्या रहा है कि उनकी आबादियों के ऊपर जो होने वाले हमले हैं उसको रोकने वाला कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, ना वहाँ पे कोई और ताकत कोई बाहर से आके उनकी मदद करती है। हिजबुल्लाह वहाँ पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसे किसी मुल्क ने, किसी इस्लामी मुल्क में जाके, वैसे लफ्ज़ी जहाँ तक बात आती है वो तो पूरी तरह सपोर्ट मिलती है। हमारे लीडर जो हैं वो बयानात भी देते हैं कि जी हम फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम जो है वो ख़त्म होने चाहिए। मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी जाके वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके खड़े होने की बारी आती है वहाँ पे हम नज़रें चुरा लेते हैं। इंडिया ने ना 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टार्ट किए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आने वाले 10 सालों में जो है ना हमारी इकॉनमी इसकी वजह से हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो आपको लगता है इंडिया सुपर पावर बन सकता है? ऑब्वियसली इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है और बनने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए, CPEC इज डेड सर।
मैं आपको बताता हूँ, सीपैक मर चुका है, ठीक है। अब उसकी लास्ट राइट्स जो हैं, जो पढ़ते हैं ना, तो नमाज जनाजा को पढ़ा के, फातिहा पढ़ा के खत्म करें इसका, सीपैक का। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को आप इसका क्रेडिट देना चाह रही हैं कि वो इस पे बहुत तेजी से वर्किंग कर रहे हैं? एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो फिर उसका बनता भी। जब आप अपने मुल्क के एसेट्स, मसलन ये कि मोटरवे, पार्क्स बड़े बड़े, इस तरह की चीज़ें गिरवी रख देते हैं, $1 बिलियन के आपने बॉन्ड्स लिए और उन बॉन्ड्स पे जो आपने रेट अदा करना है, पे करना है, वो 8% है। दिस इज़ टू मच, बहुत ही हाई कॉस्ट है। नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया में अगर आप देखो तो हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई छोटी बड़ी न्यूज़ आती रहती है। अगर आप महीने के वाइज काउंट करो तो कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ होती है, और हर हफ्ते में काउंट करो तो हर छोटी बड़ी न्यूज़ चलती रहती है। और इंडिया के अंदर यहाँ पर बात हो रही है कॉरिडोर की, इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो वो भी यहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में बन रहा है। मैंने पिछले दिनों ही एक न्यूज़ सुनी थी कि जर्मनी का एक मॉडल था जिसको लॉजिस्टिक पार्क कहते थे, वो मॉडल चाइना को बहुत अच्छा लगा, तो चाइना ने उसको भर के इम्प्लीमेंट किया। जैसे चाइना ने जापान की बुलेट ट्रेन का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर किया है, बिल्कुल वैसे ही तो यहाँ पर भी बात हो रही है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर, या फिर आप कह सकते हो कि लॉजिस्टिक पार्क जो बनाने की बात यहाँ हो रही है। यही सारी चीज़ें होती है जो एक देश को प्रोग्रेसिव से लेकर डेवलपिंग से लेकर डेवलप्ड कंट्री बनाने में मदद करती है। उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो वन ऑफ द पार्ट वो भी होता है कि उसको एक्सप्रेस वे रोड कैसे मिलते हैं उस कंट्री के अंदर। उसके बाद लॉजिस्टिक पार्क मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन कितने स्पीड में होता है और कितनी कॉस्टिंग आती है। तो यही सारी बात हो रही है यहाँ पर। और भाई साहब तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ना 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टार्ट किए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आने वाले 10 सालों में जो है ना हमारी इकोनॉमी इसकी वजह से हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो आपको लगता है इंडिया सुपर पावर बन सकता है? ऑब्वियसली इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है और बनने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और अगर वो मज़ीद मेहनत करेगा तो वो अच्छे से सुपर पावर मज़ीद बन सकता है। तो सर इसकी क्या वजूहात लगती हैं आपको? वजूहात है, पैशन है ना उनका, एक जुनून है, लगन है, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, मेहनत करना, और बस वो अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो सर हमारी गवर्नमेंट को इस सब के लिए क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? और देखिए, सीपैक इज डेड सर, मैं आपको बताता हूँ, सीपैक मर चुका है, ठीक है। अब उसकी लास्ट राइट्स जो हैं, जो पढ़ते हैं ना, तो नमाज जनाजा को पढ़ा के, फातिहा पढ़ा के खत्म करें इसका, सीपैक का। क्योंकि चाइना, इन्होंने क्या झूठ बोला सर, चाइना को, पाकिस्तानियों ने चाइना को गोली दी। गोली क्या थी? गोली ये दी, चूरन ये खिलाया कि साहब जो अफगान तालिबान है वो हमारी पीछे वाली जेब में है, आप जब बुलाएंगे हम पेश कर देंगे उनको। आप हुक्म तो करें जनाब, आप हुक्म करें। हुक्म कर दिया चाइना ने, ये नहीं कर पाए। चाइना अभी तक मूव इन कर जाता अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। इन्होंने रॉन्ग कमिटमेंट दे दी चीन को। तो आप जो बात कर रहे हैं दासू डैम की सर, उसके अलावा दासू डैम का प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, सीपैक चल नहीं रहा, और अब पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है सर। मैंने आपसे पहले भी बोला था, हम तो दुआ करते हैं सर, इमरान खान अगले 15-20 साल बना रहे प्रधानमंत्री जोरों शोरों से, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे ही लोग समझ में आते हैं सर। जो अच्छे लोग हैं ना, अच्छे लोग पाकिस्तान को समझ में नहीं आते। तो ठीक है सर, चलेगा, ये चलेगा ना इनको चीन से पैसे मिलने, ना अमेरिका से पैसे मिलने, ना सऊदी से मिलने। सऊदी जलील करके तो पैसे देता है सर IMF से। ये 1-1 अरब डॉलर की भीख मांग रहे हैं सर, 1-1 अरब डॉलर की। लेकिन कहीं ना कहीं से लोन लेके, अपनी खुद मुख्तारी को दांव पे लगा के, कुछ ना कुछ करके अपनी जमीनें बेच के चाइना से J-10C इन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट ले लिया, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ राफेल का मुकाबला करना है। एक तरफ भीख मांग रहे हैं और उतने ही अमाउंट के इन्होंने पैसे तो नहीं दिए होंगे चाइना को, तो क्या दिया सर चाइना को? क्या दिया है सोच लीजिए। ये भारत के सारे सेक्टर को बूस्ट कर रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ वो ही संभाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो हाँ जी जाता है इसकी तरफ, इंडिया की तरफ। यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को आप इसका क्रेडिट देना चाह रही हैं कि वो इस पे बहुत तेजी से वर्किंग कर रहे हैं? एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो फिर उसका बनता भी। हम की बात करें तो पाकिस्तान में उस तरह का सिर्फ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सीपैक। उस पर भी वो भी बहुत छोटा प्रोजेक्ट गिना जाता है। अगर हम स्ट्रेटेजिक वाइज बात करें, मतलब अगर हम बजट वाइज बात करें, तो उस मुकाबले में वो उनका बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये 11, ठीक है।
तो आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लगाए जा रहे और भारत इतना आगे क्यों निकल गया, मतलब सड़कों के जाल बिछाने में, रोड कनेक्टिविटी में, और मतलब इन चीज़ों को वो बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें बात ये आ जाती है कि हमारी जो भी कंट्री वाइड जो अभी प्रोग्रेस चल रही है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अब जिस तरह हमारे ऊपर इतने लोन्स वगैरह हैं, तो आप गवर्नमेंट बेसिकली फोकस उनका उस साइड पे है कि आप पहले अपने डेट से निकलेंगे तो फिर ही आप प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे ना। तो मेनली बात यही है कि आप अपने कंट्री को जितना भी हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं, तो वो बेहतर है। अब उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया ने 11 लगाए हैं तो हम भी 11 करें। उनका कोई फरिश्ता आएगा या कोई ऐसा बंदा आएगा जो हमारी मदद करे, हमें पार लगा। जब आप अपने मुल्क के एसेट्स, मसलन ये कि मोटरवे, पार्क्स बड़े बड़े, इस तरह की चीज़ें गिरवी रख देते हैं, तो गिरवी रख के आप उसके बदले स्कूक बॉन्ड्स या कोई बॉन्ड्स इशू करते हैं। और इस्लामिक स्कूक बॉन्ड्स इसलिए इनको कहा जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो सूद है, शरह सूद नहीं देना, बल्कि इसकी जगह पर प्रॉफिट देना है। अब आप सूद को प्रॉफिट का नाम दे लें, कुछ भी कह लें, बात तो वही बनती है। आप कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कहा, जो बहुत हैरानकुन और अलार्मिंग है, और वो ये है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसकी रेशो है 7.95, यानी 8%। $1 बिलियन के आपने बॉन्ड्स लिए और उन बॉन्ड्स पे जो आपने रेट अदा करना है, पे करना है, वो 8% है। दिस इज टू मच, बहुत ही हाई कॉस्ट। इंडिया इज नाउ मेकिंग अ न्यूक्लियर सिटी, जो कि 2017 में मुकम्मल हो जानी थी। अब उसके बाद उसकी खबरें नहीं आई, शायद उन्होंने कोई मीडिया ब्लैकआउट कर दिया उसके ऊपर। इसका नाम है चालाखरे और ये है कर्नाटका में। इट्स अ कंप्लीट मिशन ओरिएंटेड, जैसे आप कहते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर मिलिट्री के कंट्रोल में बेशुमार सेंट्रीफ्यूजेस लगेंगी जो कि यूरेनियम प्रोड्यूस करेंगी, और वहां पर न्यूक्लियर फ्यूल तैयार होगा इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए, और वहां पे वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स, यानी कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, फ्यूजन बॉम्ब जो हैं, वो वहाँ पे वो तैयार करेंगे। मिसाइल और एयरक्राफ्ट टेस्टिंग रेंज वहाँ पे बनेगी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है न्यूक्लियर सिटी के बारे में कि इंडिया एक न्यूक्लियर सिटी बना रहा है जिसके तहत वो कुछ भी यहाँ पर डेवलप करेगा। और पहले इन्फॉर्मेशन आई थी बाहर, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पर मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया है, मतलब कि मीडिया को यहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना या फिर डिस्प्ले करना या फिर उसके बारे में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन बाहर जाने से मना कर दिया होगा, ऐसा लगता है। अब पता नहीं पाकिस्तानियों को ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि न्यूक्लियर सिटी इंडिया बना रहा है। हो भी सकता है, उसमें कोई मना भी नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ नया डेवलप हो रहा हो और इंडियन पब्लिक से ये छुपाया जा रहा हो, इंडियन जनता से ये छुपाया जा रहा हो, भारतीय जनता से। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तब तक न्यूक्लियर सिटी ऐसी कोई कर्नाटक में बन नहीं रही है। अब अगर हो भी तो भी अच्छी बात है, और अगर ऐसी कोई न्यूज़ है जो सच है तो पाकिस्तान को इससे डेफिनेटली डरना चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इसी डाइकोटमी को अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें इंडिया की तरफ से, वो भी हमें वहाँ पे भी यही चीज नजर आती है कि वहाँ पे सिविल न्यूक्लियर डील ऑफर हो रही है। वहाँ पे आप एनएसजी का मामला देख लें। पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को और न्यूक्लियर मटेरियल्स में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसकी सलाहियत को और बढ़ा रहे हैं। तो एक बात तो ये होगी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का क्या इशू क्या है कि वो बना ही हिंदुस्तान की वजह से था और उसी में हिंदुस्तान को एक वो बहुत मेजर रोल देना चाह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग द सिविल न्यूक्लियर डील जो आपने बात की। अभी हिंदुस्तान ने बहुत जबरदस्त गेम खेली इस सदी के शुरू में। उन्होंने अमेरिका को ये बावर करा दिया कि हमारा इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, वी नीड पावर, और वो हमारे पास नहीं है, तो हम ईरान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन ले रहे हैं। तो उस वक्त तक आई थिंक प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश का ज़माना था 2007 में, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ईरान से गैस मत लें, हमने तो ईरान पे सैंक्शंस वगैरह लगाई हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वो गैस नहीं लेने देते तो फिर हमें आप ये सिविल न्यूक्लियर डील दें। और वो सिविल न्यूक्लियर डील को उन्होंने एक तरह से अमेरिका को ब्लैकमेल करके कि अगर आप हमें ये नहीं देंगे तो हम ईरान के साथ अपना ये गैस का ट्रेड बढ़ाएंगे। तो एक्सक्यूज मी, इस तरह से उन्होंने उसका कोर्स करके अमेरिका को और उसको ब्लैकमेल करके ये सिविल न्यूक्लियर डील दी।
और उसमें भी अब 22 इनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इंडिया के पास, उनमें से 14 जो है उन्होंने कहा कि हम उनको ले आएंगे इन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन परव्यू में, उनके इंस्पेक्शन रजीम में, मगर 8 जो हैं जो कि हम मिलिट्री पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हम उनके इंस्पेक्शन रजीम में नहीं लाएंगे। तो बात क्या हुई कि आपने उनको वो तमाम फैसिलिटीज दे दी जो कि वो मांग रहे थे, और उनको ये अलाउ कर दिया कि वो 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, जिनमें आई थिंक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स भी शामिल हैं, वो उनके जो उनमें जो फिसाइल मटेरियल तैयार हो रहा है वो एक्सेसिबल नहीं हो, उसको स्टॉक पाइल कर रहे हैं। और यही वजह है, अच्छा बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बता दिया, यही वजह है कि फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही है, एंड द ओनली कंट्री स्टॉपिंग इट फ्रॉम बीइंग साइंड इज पाकिस्तान। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इसको अपोज कर रहा है, और उसकी बहुत बुनियादी वजह है। एक वो ये है वजह कि FMCT जो है वो ये कहती है कि आप इमीडिएटली तमाम द प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल मस्ट बी स्टॉप्ड। पाकिस्तान कहते हैं एग्रीड, मगर जो ऑलरेडी स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं आप उनका भी हिसाब करें, और वे ये भी देखें कि उनका डिस्पोजल क्या होगा, क्योंकि अभी इंडिया के पास हमसे बहुत ज्यादा फिसाइल मटेरियल स्टॉक पाइल हो चुका है। अगर यहाँ आज हम ये एक कदगन लगा देते हैं कि आज के बाद कोई फिसाइल मटेरियल तैयार नहीं होगा, तो वो जो उनकी सुपीरियरिटी हमारे ऊपर बन गई है अभी तक, वो फिर परमानेंट हो जाएगी, और वो जो एक इम्बैलेंस होगा हमारे में और उनकी सलाहियतों में, वो फिर परमानेंट हो जाएगा। और पाकिस्तान इससे एग्री नहीं करता, और दुनिया जो है वो इस इशू को एड्रेस नहीं कर रही है, इसको रिजॉल्व नहीं कर रही है। तो इसलिए अच्छा, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया है, तो ये जो अभी हम एक्सपेंशन इन डिमोना फैसिलिटी देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकता है कुछ ना कुछ। उसका बैकग्राउंड है कि आपको याद है जो अबैंडन की थी इन्होंने, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाले थे, वो भी वो सारा अगर जहन में रखा जाए तो ये इसको हमें जरा काफी क्लोजली देखना चाहिए पाकिस्तान को भी। इसका देखना इसलिए भी चाहिए कि एक तो आपका यही पॉइंट आगे ले जाए, अगर मैं एक्सपेंड करूं, बट बिफोर आई डू दिस लेट मी फिनिश ऑफ द पॉइंट ऑन इंडिया। एक बात वहां पे रह गई, इंडिया इज नाउ मेकिंग अ न्यूक्लियर सिटी जो कि 2017 में मुकम्मल हो जानी थी। अब उसके बाद उसकी खबरें नहीं आई, शायद उन्होंने कोई मीडिया ब्लैकआउट कर दिया उसके ऊपर। इसका नाम है चालाखरे, और ये है कर्नाटका में, एंड इट्स अ कंप्लीट मिशन ओरिएंटेड, जैसे आप कहते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर मिलिट्री के कंट्रोल में बेशुमार सेंट्रीफ्यूजेस लगेंगी जो कि यूरेनियम प्रोड्यूस करेंगी, और वहां पर न्यूक्लियर फ्यूल तैयार होगा इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए, और वहां पे वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स यानी कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, फ्यूजन बॉम्ब जो हैं वो वहाँ पे वो तैयार करेंगे, मिसाइल और एयरक्राफ्ट टेस्टिंग रेंज वहाँ पे बनेगी। बहुत इट्स अ कंप्लीट सेटअप, और वो सारी की सारी जो है ये न्यूक्लियर सिटी जो है वो भी अभी अमेरिका की यही पॉलिसी है। अमेरिका तो कहना नहीं चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज की, यूएस लेड वेस्ट की जो पॉलिसीज जो हैं उनकी वो हिंदुस्तान को अलाउ कर रही हैं कि वो ये सारा सिस्टम उन्होंने सेटअप किया है और कर रहे हैं अभी भी, और उसको वो इस्तेमाल करेगा। तो जब आप एक साइड पे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अगर आप कदगन लगाएंगे तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान ऐसी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा।